अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं और मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से हम डिफरेंट आइसोटॉप्स के एग्जैक्ट मासेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये तीन टॉपिक्स जो हैं वो आज के हमारे लेक्चर का हिस्सा हैं। तो हम जो है वो सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास से स्टार्ट लेते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास एटम है या एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करेंगे तो इसका ये मतलब होगा कि किसी भी एटम या एलिमेंट के मास को किसी और एटम के जो है वो मास के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ एन एटम or an element as compared to the masses of an atom of carbon taken as 12। मतलब किसी भी एटम या एलिमेंट का मास जिसको कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर किया गया हो तो उसको जो है वो हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो बोलते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को जो है एक्सप्रेस करने के लिए हम एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म AMU है। तो 1 AMU जो होता है वो 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक मास यूनिट दिए गए हैं कि जिस तरह हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक मास यूनिट है 1.008, क्लोरीन का है 35.453, ऑक्सीजन का है 15.9991 और कॉपर का है 63.546, नियॉन का है 20.1797 और यूरेनियम का है 238.0289। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे आइसोटॉप के। आइसोटॉप्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो आइसोटॉप्स जो हैं वो इस तरह के एटम होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका जो है वो एटॉमिक मास तो डिफरेंट होता है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो इस तरह के एटम्स को हम आइसोटॉप बोलते हैं। रिमेंबर इट कि उनका एटॉमिक मास जो है वो सेम जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। तो जो फिनोमिना था आइसोटॉपी का वो सबसे पहले जो है वो सोडे ने डिस्कवर किया था इसको। तो जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है और उनकी जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में वो भी सेम ही होती है, ठीक है। लेकिन जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी सेम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक कार्बन का आइसोटॉप है कि 3 आइसोटॉप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो इन सारे आइसोटॉप्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होंगे वो सेम होंगे लेकिन जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होंगे वो हर एक में डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो उसी की बेस के ऊपर हमने कार्बन को जो है वो 3 आइसोटॉप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो कार्बन जो है इसी तरह इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इस तरह अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो उसके भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, H1 जिसको प्रोटियम बोला जाता है, H2 जिसको ड्यूट्रियम और H3 जिसको ट्रिटियम बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है इसके भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, निकल के 5 होते हैं, कैल्शियम के 6, प्लाडियम के 6, कैडमियम के भी 9 और 3 जो है उसके 11 आइसोटॉप्स होते हैं। तो हमारे पास अगर नेचर में देखें तो 280 डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं जो कि एग्ज़िस्ट करते हैं और नेचरली एग्ज़िस्ट करते हैं, ओके। और इसके अलावा 40 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स भी हैं, ठीक है। और जो है इनके अलावा हमारे पास 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स भी हैं जिसको आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के ज़रिए जो है वो बनाया गया है कि मतलब कि वो वाले आइसोटॉप्स जिनको खुद से जो है वो जनरेट किया गया है आर्टिफिशियली, उनकी तादाद जो है वो 300 है। इसी तरह हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके जो है वो सिर्फ एक ही फॉर्म के अंदर या एक ही आइसोटॉपिक फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास आर्सेनिक है, फ्लोरीन है, आयोडीन और गोल्ड वगैरह है, ठीक है। तो इनको जो है वो हम मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स जो है वो बोलते हैं। तो मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स क्या होंगे कि द एलिमेंट्स लाइक द आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन एंड द गोल्ड हैव ओनली अ सिंगल आइसोटॉप्स, दे आर कॉल्ड एज मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स।
तो अगर हम देखें कि जो हमारे पास नेचर में 280 डिफरेंट आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें से जो 154 जो है उनका इवन मास नंबर है और इवन ही एटॉमिक नंबर है। आई होप कि आपको आइसोटोप का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है डिफरेंट आइसोटोप्स का, तो उसको हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ज़रिए जो है वो कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। कि जैसे हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट या एटम के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, तो उन जो आइसोटोप्स के फिर जो है वो मैसेज डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उनके जो एग्जैक्ट मैसेज हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। तो हमारे पास एक होता है आस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ और एक होता है डेम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो आस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है वो डिज़ाइन किया गया होता है टू आइडेंटिफाई द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज। मतलब हम एटॉमिक मैसेज की बेसिस के ऊपर जब डिफरेंट आइसोटोप्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए हम आस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो है उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एलिमेंट जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर अवेलेबल है और उसके आइसोटोप जो हैं उनकी हमने एग्जैक्ट मैसेज फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम डेम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसको यूज़ करते हैं। तो जो मास स्पेक्ट्रोमीटर्स की मदद से कैसे जो है वो एग्जैक्ट मैसेज फाइंड आउट किए जा सकते हैं उसको अब हम स्टडी करते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। तो सबसे पहला चैम्बर जो है वो होता है वेपराइजेशन चैम्बर, ठीक है। जैसे कि आपको वेपराइजेशन नेम से ही पता चल रहा है कि इस तरह का चैम्बर जिसके अंदर वेपर्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो वाला सब्सटेंस जिसका आपने एनालिसिस करना होता है उसको वेपर्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम रखा जाता है, जो कि 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁻⁷ टोर तक होता है। तो नेक्स्ट जो चैम्बर होता है वो होता है आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर्स के अंदर क्या होता है कि जो पिछले चैम्बर मतलब कि वेपराइजेशन चैम्बर के अंदर जो हमारे पास वेपर्स बने थे उसको आयंस की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आयन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो हैं उन वेपर्स के ऊपर जो है बम्बार्डमेंट की जाती है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की, तो उससे जो है वो वेपर्स जो हैं वो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो फिर डिफरेंट आयंस होते हैं तो उनका जो मास है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह के आइसोटोप से मिलके बने हुए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास चैम्बर है वो होता है एक्सेलरेटिंग प्लेट्स, ठीक है। एक्सेलरेटिंग प्लेट्स जो हैं जैसे कि हमने देखा कि आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हुआ और वेपर की आयोनाइजेशन हुई तो उससे हमारे पास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो बने, ठीक है। तो जब एक्सेलरेटिंग प्लेट जो होती हैं इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्चुअली 500 टू 2000 वोल्ट जो है वो रखा जाता है। तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं या आयंस होते हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग प्लेट जो होती हैं ये एक्चुअल में जो आयंस होते हैं उनकी मूवमेंट या आप कह सकते हैं कि उनकी एक्सेलरेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट चैम्बर जो होता है उसके अंदर डिफ्लेक्शन होती है और उसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जितने भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो डिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो जितने भी आपके पास मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है उनको उनके मास टू चार्ज रेशियो की बेस के ऊपर जो है वो सेपरेट कर देता है। तो मास टू चार्ज रेशियो जो है उसका फॉर्मूला होता है h² r² / 2e, ठीक है। तो
जो डिफरेंट आयंस जो होते हैं डिफरेंट E/m वैल्यू के, ठीक है, तो वो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जो है वो फॉल करते हैं ऑन द इलेक्ट्रोमीटर, और फिर उससे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है कि ये एक्चुअल में आयन कलेक्टर होता है। ठीक है, तो जब भी डिफ्लेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो जो डिफरेंट जो आयंस होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो जो है वो सेपरेट होते हैं, और फिर जो है वो इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर आके फॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये फिर आयंस को कलेक्ट करता है, और फिर जो है वो वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो जो है वो जितनी भी स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, तो वो फिर ये बताती है कि जो पार्टिकुलर E/m वैल्यू की जितनी भी रिलेटिव अबंडेंस है ना, फिर उसको शो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास, अगर हम देखते हैं कि कार्बन 14 का जो कार्बन के जो है हमारे पास 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कार्बन फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि कार्बन 12 जो है उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो उससे जनरेट होने वाला करंट जो है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और जिस वाले आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस कम होगी तो उसका जो है वो करंट जनरेशन जो है वो भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ये आज का जो है वो लेक्चर था। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।